बुधवार की सुबह तो इस ट्रेडिंग वीक के मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हुए हैं और इंटरेस्टिंग है अब तक ये हफ्ता जो चला है। मंडे के तगड़े प्रेशर्स के बाद कुछ हद तक कल संभले, वैसे जो कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी था। कल सुबह 23,700 को रिक्लेम करा, पर फैक्ट ये है कि मजा नहीं आया। अच्छी ओपनिंग, वो शुरुआती बाइंग एंथुजियाज्म के बाद मामला ठंडा पड़ गया। डिसाइसिव मूव्स दिखा नहीं पाया ये भारतीय बाजार। वो जो की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहीं के आसपास लगातार सेलिंग के प्रेशर्स या मामला ठंडा पड़ता हुआ देखने को मिला और इवेंचुअली बिल्कुल दायरे में सिमट के रह गया कल का सेशन। बस कह लीजिए मंगल की लाज रख लिए, कल इन ग्रीन क्लोज हो गए। हाँ, एक अच्छी चीज कि इंडिया विक्स वापस कूल ऑफ हो गया। वो क्रिटिकल 15 के मार्क के ऊपर मंडे को चला गया था, तो उन लेवल से कूल ऑफ हुआ है, जो दिखा रहा है कि ट्रेडर बंधुओं के बीच में नर्वसनेस जो है वो रिड्यूस हो रही है। अच्छी बात है। आज खुलते ही रिएक्ट करना है, जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था, हमारे फुल ईयर एनुअल जीडीपी का पहला एडवांस एस्टिमेट जो आया बजट से पहले। फीका आंकड़ा है पर लाजली ये माना हुआ था। वो आंकड़े भी समझा दूंगा आगे। शाम को यूएस मार्केट्स के वो क्या जोल्ट जॉब ओपनिंग डेटा आने थे, तो आज शाम को वहां पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ रहे होंगे यूएस में। और अच्छा, वो फेड मिनट्स भी वैसे टेक्निकली आज रात में वो 12 बजे के बाद आने वाले हैं, तो कई जगह आपको थर्सडे सुबह का दिख रहा होगा, लेकिन आज रात में फेड मिनट्स का भी इंतजार कर रहे होंगे हम लोग। और खड़ा है भाई ऑल इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन हमारे सामने। इंडिया इंक के लिए सच का सामना कल से कल टीसीएस के नंबर्स के साथ आगाज हो जाएगा। अब वो कहने के लिए जेएम ब्रेवरीज का नाम ले लेता हूं मैं, लेकिन रिजल्ट सीजन तो टीसीएस के साथ शुरू होगा, वो कल होगा। तो ये सब सामने खड़ा है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़ी सी पस्त शुरुआत होगी, 50 पॉइंट के आसपास की हल्की कमजोरी। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, हॉर्माज बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे। वीरू बताएंगे कैसे ठंड पड़ रही है दिल्ली में। ये इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है मामला? ठंड है जनाब, कल से काफ़ी हवा चल रही है, यकीन मानिए। कल चाय की चुस्कियों के लिए गए थे नीचे तक, लौट के वापस आ गए, ऐसी हवा चल रही थी। ठंड के भी अपने मजे हैं वैसे, आप मुंबई वालों से पूछो। लेकिन ठीक है, वीरू बताएंगे कैसे इस ठंड के माहौल में अपने आप को गर्म रखें, बढ़िया गाड़ी कमाई करें निफ्टी बैंक में। और पता नहीं क्यों लाल के शेड इतने क्यों नजर आ रहे हैं। अपना कोट खोलिए जरा, इनका भी लाल मामला है, अपना भी लाल टाइप, और कंचन को भी लाल टाइप पहना दिया है। ये हमारे लाल ड्रेसमैन, हमारे ड्रेसमैन का नाम भी लाल है। इन्होंने सब पोट डाला है पूरा एक ही साथ। खैर, कंचन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पहले जरा ग्लोबल मूड माहौल दिखा देता हूं। आपने गिफ्ट निफ्टी के संकेत देख ही लिए, थोड़ा सा पस्त मामला है। एशिया एकदम मिला जुला काम काज हो रहा है। यूएस का हैंडओवर प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था दिक्कत वाला था, 0.5% से 2% तक का दबाव। परसों अगर नैस्डैक चिप स्टॉक से चलते चल रहा था, तो कल नैस्डैक ही रुला रहा था। तो ये हो क्या रहा है, ये हरमाज बताएं। हरमाज, गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग आशीष। और माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कल, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स में बहुत ज़बरदस्त वॉलीटिलिटी चल रही है वहाँ पर। और बिग टेक के शेयर, ये तो चलिए कहने की बात है कि हाँ चलिए बिग टेक के शेयरों में कल गिरावट आई, टेस्ला में हुआ, ये हुआ, एनवीडिया में कल मुनाफा वसूली देखने मिली। मगर जो बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से कल बाजार में गिरावट देखने मिली, वो बॉन्ड मार्केट्स थे, और उन पर भी आता हूँ। मगर बात हम कर ही रहे थे अगर स्टॉक्स की, तो पहले वो निपटा लेते हैं, क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में कल 6% की गिरावट देखने मिली। रिकॉर्ड हाई के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई। कल उन्होंने अपने नए चिप्स वगैरह की भी अनवेलिंग की वो सीईएस के इवेंट में। और टेस्ला को कल डाउनग्रेड किया गया बैंक ऑफ अमेरिका ने हाई वैल्यूएशंस के चलते, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने मिली। और बाकी के भी बिग टेक के जितने भी शेयर थे, उन्होंने 0.5% से लेकर 2% की गिरावट तो देखने मिली ही थी। मगर कल जो बॉन्ड मार्केट्स में हुआ, वो जिसकी वजह से बाज़ार में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि जो यील्ड थी 10 ईयर की, वो अब 4.7 तक आ चुकी है। तो वो एक थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात हो गई है। और क्योंकि अब जब से फेड का पहला रेट कट हुआ था सितंबर के महीने में, तब से लेकर अब तक जो है वो 10 ईयर की जो यील्ड पूरी 1% बढ़ चुकी है।
और टर्म प्रीमियम कल जो एक बॉन्ड ऑक्शन भी हुआ था लगभग $40 बिलियन का फेड ने कराया था 10 साल की ट्रेजरी का, उसमें जो यील्ड आई है, जो डिमांड रखी गई यील्ड की, वो 2007 के बाद से सबसे ऊंचे स्तरों पर थी। तो वो एक और बात थी। और टर्म प्रीमियम्स जो है वो अब 2015 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर आ गए। अब ये टर्म प्रीमियम्स क्या है? ये टर्म प्रीमियम्स वो है जो निवेशक आपसे एडिशनल यील्ड की मांग करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स रखने के लिए, कि अगर मुझे 10 साल के बॉन्ड में भी अगर 30 साल की यील्ड मिल रही है तो मैं 30 साल का बॉन्ड क्यों रखूं अपने पास? तो अगर आप में चाहते हैं कि मुझे 30 साल का बॉन्ड रखना है तो आप मुझे ज़्यादा यील्ड दीजिए। तो ये टर्म प्रीमियम जो है वो 2015 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर आ गया। अब ये यील्ड कहाँ तक जा सकती है? CME का कहना है कि फरवरी तक तो ये 5% तक जा सकती है। 5% ये पिछली बार गई थी अक्टूबर 2023 में। तो ये CME का अनुमान है। ING ग्रुप कहता है कि साल के अंत तक 5.5% तक जा सकती है, जबकि टी रो प्राइस का कहना है कि 6% तक भी जा सकती है 10 ईयर की जो यील्ड है। तो ये सारे अनुमान जो एनालिस्ट लगा रहे हैं वो, और आप जॉब ओपनिंग्स की बात कर रहे थे, जोल्ट्स के डेटा की, तो वो जो कल आया वो भी अच्छा था। तो वहाँ पर थोड़ी सी, अब लोग, हम तो अच्छे मैक्रो डेटा के लिए तरस जाते हैं, यहाँ पर अच्छा मैक्रो डेटा आने के बाद लोग उसे नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि फेड को ब्याज दरें काटने में अब थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। जोल्ट्स का जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा था वो 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर था। नवंबर में 8.1 मिलियन का आंकड़ा आया था, 7.7 के अनुमान थे। सर्विसेज PMI का भी आंकड़ा आया, 54.1 का आंकड़ा था, वो भी अनुमान से बेहतर था, 53.5 के अनुमान थे। मगर जो सर्विसेज PMI का एक अंडरलाइंग डेटा था वो प्राइसेस पेड का था, कि आप कितनी कीमत चुका रहे हैं अपना माल बनाने के लिए। वो जो एक इंडेक्स है वो 64.4 आया था आंकड़ा, जबकि 57.5 का अनुमान था। और जो उत्पादक है वो अभी भी एक मजबूत डॉलर, ट्रम्प के टैरिफ्स की जो अनिश्चितता है वो, और डॉक वर्कर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस फिर से शुरू होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की अनिश्चितता की वजह से उनकी लागत में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो वहाँ पे खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं। अब और क्या एनालिस्ट का कहना है इन बॉन्ड मार्केट्स की वजह से? JP मॉर्गन ने तो कहा है कि भाई यील्ड कर्व जो है वो अपने फंडामेंटल से ज़्यादा ही स्टीपन हो गया है, ये थोड़ा ज़्यादा हो चला है। मगर स्ट्रैटेगास ने ये लिखा है कि अभी तक हम तो चाहते हैं कहे कि बॉन्ड मार्केट में द वर्स्ट इज ओवर, मगर ऐसा कोई इंडिकेशन फिलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि शॉर्ट्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं या लॉन्गर ड्यूरेशन रैली के कुछ संकेत है। ऐसा तो कोई संकेत हमें तो नहीं दिख रहा। न्यूयॉर्क लाइफ का कहना है कि 3.5% से लेकर 5.1% की जो रेंज है वो एक रीजनेबल रेंज है 10 ईयर की यील्ड के लिए इस साल। और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी ये कहा है कि अब जो है ये ट्रेडर्स जो वहाँ के हैं वो एक मजबूत इकोनॉमिक डेटा को नेगेटिवली परसीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब जो सितंबर में मार्च तक एक और रेट कट आने की संभावना बनी हुई थी वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब जो है अगले हफ्ते, जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 है, वहाँ पर अब एक रेट कट आ सकता है जुलाई के महीने में। ये वहाँ के स्ट्रेटिजिस्ट का कहना है, क्योंकि अभी भी CME में अगर आप देखेंगे तो 94% तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इस महीने जो पॉलिसी होगी वहाँ पे स्टेटस क्वो आएगा। तो वहाँ पर ये बॉन्ड मार्केट्स की वजह से कल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ गई US के बाज़ारों में। आज FOMC के मिनट्स आने हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स तो कल आएंगे, मगर ADP के एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, कंज्यूमर क्रेडिट का डेटा आएगा अमेरिकी बाज़ारों में, यूरोजोन में PPI का डेटा आना है। मगर FOMC मिनट्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कल अमेरिकी बाज़ार बंद रहेंगे जिमी कार्टर के सम्मान में, तो वहाँ से कोई क्यूज़ निकल कर नहीं आएंगे। मगर आज FOMC मिनट्स में क्या होगा वो देखने की ज़रूरत है, बॉन्ड मार्केट्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और डॉलर जो थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया था वो अब वापस 109 की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हैंड ओवर कमज़ोर है। हैंड ओवर भाई साहब गड़बड़ा गया है, यील्ड जंप कर रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पिट रहे हैं। ये तो अपने लिए भी ख़राब खबर है। TCS के नंबर से पहले वैसे ही थोड़ा सा मूड गड़बड़ा रहा है। खैर, तब अब की पहली प्लेट दिखाई, दूसरी प्लेट दिखाएगी ये सारी सिनेरियोस। बॉन्ड यील्ड इंच अप करते करते अभी भी 4.7 के आसपास खड़ी हुई है। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा था, फिर चढ़ गया, अच्छा खासा वापस 109 के आसपास आके खड़ा हो गया है। क्रूड रुक नहीं रहा है। अभी कल सुबह परसों सुबह अपन लोग कह रहे थे $77 के थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है, अब कन्विंसिंगली उन लेवल्स के ऊपर कामकाज करता हुआ था। हर तरफ से ट्रेड के समीकरण बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है। सही है, हैंडओवर थोड़ा सा दिक्कत भरा है। तो गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है 44 पॉइंट का दबाव। एक हैंडओवर में इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक क्यू भी है, वो है हमारा पूरे साल के GDP का पहला एडवांस एस्टिमेट
मेरे ख्याल से इस एडवांस एस्टिमेट को बेस रखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री अब अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रही होगी बजट का, ये उन्हीं के लिए आया है। मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। हेडलाइन में लिखा हुआ था स्लो डाउन, 8.2% थी पिछले साल की ग्रोथ, इस बार का आंकड़ा है 6.4% का। पर ऐसा कोई शॉक नहीं है, सरप्राइज नहीं है, क्योंकि 6.3% के आसपास तो एस्टिमेट्स लेके अपन चल ही रहे थे। आरबीआई के खुद के अनुमान थे 6.6% के, आया 6.4% पे, और ऐसी मैं टटोल रहा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हिस्टोरिकली आरबीआई के एस्टिमेट्स और एनएसओ के एस्टिमेट्स में ये 20-30 बेसिस पॉइंट्स का वेरिएशन रहता है, तो उसी थ्रेशोल्ड, उसी बैंड के अंदर ये वेरिएशन नज़र आ रहा है, तो लार्जली एक्सपेक्टेड था। इसमें एग्री जो है बहुत बढ़िया कर रहा है साल दर साल, 1.4% से इंप्रूव होके 3.8%। पर सबसे बड़ी दिक्कत है, शार्पेस्ट ड्रॉप है मैन्युफैक्चरिंग में FY25 में। अनुमान कहता है 9 अरे वाह, प्रोड्यूसर एकदम मैच कर रहे हैं, 9.9% वाला 5.3% पे मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ आंकड़ा आएगा। मेरे जुले से कुछ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंसर्न्स, पर ठीक है, प्रोन टू रिवीजन रहता है, बहुत शॉर्ट लिव रहता है। अभी पहला एस्टिमेट है, सब बदलेंगे समीकरण, लेकिन एज एक्सपेक्टेड फीका सुस्त इकोनॉमी का परफॉर्मेंस। खैर, इस बीच अप्रोच क्या रखा जाए, ये सारे क्यूज तो आपके सामने हमने रख दिए, पर निफ्टी बैंक में अब रणनीति क्या बनाई जाए। कल ये बातचीत हो रही थी सुबह कि सेल ऑन राइज का मार्केट है भाई साहब 23,831, उसके नीचे बिकवाली करने के मौके ढूंढिएगा। तो कल हम अपन गए थे ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास तक, वहीं से मामला ठंडा पड़ा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास, और आज समीकरण और थोड़े से ठंडे ही दिख रहे हैं। तो सटीक था वो कल सुबह की जो बातचीत हुई। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे आज वेडनेसडे के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कोई रिस्पाइट बहुत नहीं था कल। कल हमारे दो लेवल्स थे निफ्टी पे 23,831, इसके नीचे सेल कीजिए, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 50,340, 560, इस क्लस्टर में आए, सेल कीजिए। मल्टीपल टाइम दोनों ही इंडिसेस इन लेवल से कोलैप्स हुए। क्या थे ये लेवल्स? मोर और लेस टेनिमा, मोर और लेस कॉलाइटर्स का जोन ऑन निफ्टी, और निफ्टी बैंक पे वो जोन था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम दमखम नहीं जुड़ा पाए उस जोन को पार करने का। बार बार सेलिंग उस लेवल से थी और वाइल्ड सेलिंग थी, मतलब एक दो टिक्स में आप कोलैप्स हो रहे थे। एक दिक्कत का सबब और है, सिर्फ फार्मा और केमिकल को छोड़ के पूरा बाजार अभी भी प्रेशर में था। कल निफ्टी आईटी को देखिए आशीष, आप 20 डेमा से बार बार रिवर्सल लेके कोलैप्स हो रहा है, बार बार। और कल निफ्टी आईटी का क्लोज आया है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मेरे ख्याल से, और ये 23,300 की, अगर ये 43,300 की ट्रैजेक्टरी तोड़े तो माइट भी ये भी प्रेशर और लेके आएगा। और क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 200 डेमा को पार करने के नज़दीक नहीं है, तो वी हैव मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स एज ऑफ नाउ। लार्ज कैप आईटी में शॉर्टिंग हुई, बैंक्स में, HDFC बैंक, ICICI बैंक में, सब में शॉर्टिंग हुई है। करें क्या? देखिए, कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो आपको लगेगा कि भाई बहुत साधारण फिगर है, कोई पैनिक का मामला नहीं था और क्वाइट नॉर्मल। FIs ने लगभग 1491 करोड़ की सेलिंग करी, 1615 करोड़ का DIs का बैंक था, 35 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स बाय किया, लॉन्ग शॉर्ट दोनों थे। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2400 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। मोर और लेस ये जो स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग थे, ये आए फार्मा में, ये आए आपके केमिकल्स में। अब आते हैं निफ्टी के सेटअप पे। अभी भी 23,800, 23,900, 24,000, ये तीन कॉल राइटर्स बिंदास कन्विक्शन लेके बैठे हुए हैं, और इनके कन्विक्शन के पीछे कारण है, एक तो ये कॉल राइटर्स का जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग 10, फॉलिंग 20 डिमांड आ रहे हैं। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई इन तीन स्ट्राइक्स का आशीष, ये अब लगभग 2.25 करोड़ के पार चल चुका है। और इसके वनस्पत, इसके उलट, इसके अगर आप कंपैरिजन में पुट राइटर्स को देखें तो उनकी हालत ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो कमज़ोर है, इससे अप्रॉक्सीमेटली 70% कम है। हाँ, 23,500 पे पुट कंसंट्रेशन करीब 55,80,000 का है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कुछ दिनों के लिए पिरामिड्स नहीं आएंगे, माफ़ी चाहूँगा, कुछ डेटा करप्ट हो गया उसमें, बट मेरी अप्रोच क्या रहेगी? RS1 लेके आइएगा। टिल द टाइम आप RS1 के क्लस्टर को, और RS1 को मैंने आज डिफाइन किया है 23,800 के कॉलाइटर और प्लस फॉलिंग 10 डिमांड, 791, 844 जब तक नहीं पार हो रहा है, अपटिक का या फिर स्ट्रेंथ को बाय करने का सवाल ही नहीं है।
Only if we bisect 844, a swing towards 900 and 934 as of now, which is 20-day exponential moving average, हम एक ट्रेड लेंगे और माइट भी 23,978 तक का, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हावी हो सकती है। ऊपर का केस ये है, बट पहले रेजिस्टेंस के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, सेल ऑन राइज काम करेगा कल की तरह ही। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जब शॉर्ट आपके पास हो, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, 582 626 एक नॉर्मल क्लस्टर है जहां पे आप 100-125 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। एज ऑफ नाउ इस ट्रजेक्टरी में द वर्स्ट केस एंड द लास्ट एज इज 455, दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार के लिए अपनी बड़ी से बड़ी शॉर्ट यहां जरूर कवर करिएगा अगर हम यहां तक स्लिप हो जाए, क्योंकि ये 50 वेमा है जिसको हम नवंबर से मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, अगर ये इसके नीचे सस्टेन करे प्राइस, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो चाहे वो परसों हो, इन दैट केस नवंबर लोज 23250 इज ऑन। हालांकि वो मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं स्क्रीन पे अभी। नाउ निफ्टी बैंक, HDFC बैंक में प्रेशर है, SBI में प्रेशर है, कोटक में प्रेशर है। SBI लगातार 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की सस्टेन कर रहा है। क्लियरली याद रखिएगा, 50-500 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट करता है। एटलीस्ट हमें एक चीज़ तो चाहिए बाय करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है अभी। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 50-500 पे करीब 5 लाख कॉल खड़ी हैं और नीचे पुट राइटर्स के पास 50,000 की पुट है। लेवल्स ले आइए RS1। जब तक RS1 नहीं कट रहा है निफ्टी बैंक पे, तब तक कोई लॉन्ग की गुंजाइश नहीं नजर आ रही है ऑन द हायर साइड, याद रखिएगा। लेवल्स लेके आइएगा। टिल द टाइम आप 387 582 को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, दैट मीन आप 200 डेमो को पार करने के बिल्कुल कगार पे नहीं है। अगर 582 पार हुआ तो निफ्टी बैंक एक अटेम्प्ट लेगा टुवर्ड्स 10 डेमा विच इज अलाइंड एट 5944 शॉर्ट कवरिंग स्विंग। बट RS1 के नीचे सेल ऑन राइज। हम अपने ट्रेड्स को कहां कवर करें, कहां सोचें कि उन ट्रेड्स को कवर करना चाहिए, वो है बेस 1 और बेस 2। मोर प्रिसाइसली आई थिंक 744 एंड 517। आशीष। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच। कंचन के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स न्यूज सुबह हम आपको जान लेने चाहिए वो समझ लें। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं टाटा स्टील के साथ, बिकॉज कंपनी ने अपने Q3 अपडेट्स को जारी कर दिया है, जहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन करीब 6.25% बढ़ता हुआ हमें नजर आया है, 5.68 मिलियन टन का। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक डिलीवरी है उसमें भी करीबन 8.5% का इजाफा देखा गया है, लेकिन जो इनका यूके का प्रोडक्शन है उसमें एक कटौती देखी गई है, यानी कि जो यूके का प्रोडक्शन है वो घट के 0 हो गया है, जो कि पहले 0.78 मिलियन टन का था। इनफैक्ट जो डिलीवरी है उसमें भी करीबन 12.5% का एक हमें स्लाइड कट देखने को मिला है। इसके बाद आपको नजरों में रखना होगा शोभा, बिकॉज इन्होंने भी अपने Q3 के अपडेट्स को जारी कर दिया है, जहां पे सेल्स 29% घटती हुई नजर आई है साल दर साल, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपेयर करें तो इसमें करीबन 18% का इजाफा देखा गया है। 1388 करोड़ पे ये नंबर रजिस्टर हुआ है। अगर हम एवरेज प्राइस रियलाइजेशन देखें तो उसमें भी करीबन 16.5% की बढ़ोतरी देखी गई है, और जो एवरेज प्राइस है वो हो गया है 1367 पर स्क्वायर फीट का, और क्वार्टरली बेसिस में ये जो नंबर है वो भी करीब 7.5% बढ़ के नजर आया है। सिग्नेचर ग्लोबल को रखना होगा अपने रडार पे, बिकॉज कंपनी ने अपने Q3 प्री सेल्स 1260 करोड़ से बढ़ा के 2270 करोड़ कर दिए हैं YoY बेसिस में। अगर कलेक्शन की बात करी जाए तो ये भी 770 करोड़ से बढ़ के 1080 करोड़ पे नापा गया है। अगर इस टाइम पे अगर हम टोटल डेट देखें कंपनी का तो वो है 720 करोड़ का। महिंद्रा एंड महिंद्रा को रखना होगा फोकस में, बिकॉज अभी रिसेंटली कंपनी ने अपनी 2 EV मॉडल को लॉन्च किया था, एक तो B6 और एक XEV 9e। इसके बाद कंपनी ने इनके प्राइस को भी अनाउंस कर दिया है। अगर 6 की प्राइस की बात करी जाए तो वो है करीबन 27 लाख रुपए की, और 9e के जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस निकल के आया है करीबन 31 लाख रुपए का। कंपनी का कहना है कि 14 जनवरी से यहाँ पे टेस्ट ड्राइव शुरू हो जाएगी। फरवरी 14 ऑफ फेब ऑनवर्ड्स यहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हैं। मार्च से आपको डिलीवरी आना भी चालू हो जाएगी। चलो, मारुति ने भी ईवी के अंदर अपना पहला कदम बढ़ा लिया है, बिकॉज ईवी लॉन्च करने की कंपनी जो है अब तैयारी में लग गई है। इनके लिए इन्होंने एक पूरा का पूरा कैंपेन भी शुरू किया है, ई फॉर मी, जो इसके अंदर भारत मोबिलिटी एक्सपो होने वाला है। वहां पे कंपनी विटारा का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उसको लॉन्च करने वाली है, और आपको बता दें कि जो ई विटारा होगी वो मारुति की पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगी।
इसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज को आपको रखना होगा रडार पे, बिकॉज टेलीचिप्स के साथ इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक एमओयू साइन किया है नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल सोल्यूशन के लिए। ये बेसिकली पूरा का पूरा अग्रीमेंट किया गया है। 6 नए स्टॉक्स की एफएनओ में एंट्री हो गई है फेब्रुअरी सीरीज में। नाम मैं एक बार बता देती हूँ, कैस्ट्रॉल, एनबीसीसी, ग्लैंड फार्मा, फिनिक्स मिल, सोलर इंडस्ट्री और टोरेंट पावर, जिसके बाद हो सकता है कि इन शेयर्स के अंदर हमें लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आए। तो अभी के लिए कुछ ये स्टॉक्स, लेकिन 8 बजे करेंगे विस्तार में चर्चा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे, आज रात आएंगे फेड के मिनट्स। लास्ट जो बैठक हुई थी उसका ब्यौरा सामने आएगा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के आज रिजल्ट्स आने एक एक करके आ रहे हैं। जेम ब्रेवरीज कल आया, आज ये आया। छोटी छोटी कंपनी से चल रहे हैं अभी तो। इनकी तो बोर्ड मीट में और भी फैसले लेने हैं। जापान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ऐसे ही यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बिजनेस क्लाइमेट। यूएस में जोल्ट्स का डेटा आ गया, आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज भी यूएस सामने रखेगा। फेड के मिनट्स के साथ साथ एफओएमसी मेंबर कह लीजिए और गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर की आज इकोनॉमिक आउटलुक पे एक स्पीच लाइंड अप है। कुछ सटल हिंट्स दे रहे होंगे तो हर फेड मेंबर का अपन ये सोचते हैं क्या बोल रहा है, देखते हैं। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे होंगे या फाउंडेशन स्टोन्स रख रहे होंगे। उसमें से एक बड़ा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम के करीब। शाम को फिनटेक और एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सेक्टर के साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि डीएफएस की बैठक स्केड्यूल्ड है। काफी चुनौतियां इस सेक्टर जूझ रहा है उनसे, उसके बारे में डिस्कशंस होने। ऐसे ही आज पहली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीट है, वन नेशन वन इलेक्शन। 11 बजे सुबह वो जेपीसी बैठेगी और बातचीत हो रही होगी। रियल टेस्ट है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है मोदी सरकार का। बिल पास करा पाते नहीं करा पाते, ये इंटरेस्टिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज लाइकली है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज वर्सेस जीएसटी डिस्प्यूट का मामले की सुनवाई हो, तो डेल्टा कॉर्प जैसे कोई स्टॉक्स रडार पे होंगे। खैर, अच्छा, इवेंट कैलेंडर में एक और चीज बता देता हूं। आज 12:27 यानी कह लीजिए 12:30 का शो 2025 के सितारे अपन ने एक संजय जुमानी साहब के साथ करा था मंडे को, वो न्यूमरोलॉजिस्ट, और आज करेंगे चिराग दारूवाला से बातचीत। वो कैसे देख रहे हैं नया साल, और खास तौर पे स्टॉक मार्केट के लिहाज से इस पे थ्रस्ट रहेगा। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब ने आज कमोडिटी स्ट्रैटेजी में मदद करी है। केडिया साहब का मानना है गोल्ड फरवरी वायदा खरीदने के मौके 77,000 के स्टॉप के साथ, और ऐसे ही चांदी में खरीदारी करने के मौके मार्च वायदा खरीदिए 89,900 के स्टॉप के साथ। पूरा बुलियन पे फोकस है, सोना चांदी दोनों खरीदारी करने के कॉल। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।